नमस्कार, दास सूत्र के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े पद पर रहे हैं और अभी हाल ही में वीआरएस लिया है और खादी की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे हैं। और वे ये भी बता दें आपको कि ये प्रशासनिक अफसर जो हैं वो लेखक भी हैं, उनकी कई पुस्तकें मार्केट में आई और चर्चा का विषय है। हम आपको मिलाते हैं राजीव शर्मा से, जी हाँ, शेड्यूल कमिश्नर रहे थे और शेड्यूल कमिश्नर से वीआरएस लिया। राजीव जी, आपका स्वागत है दास सूत्र में। नमस्कार। राजीव जी, हम ये जानना चाहते थे कि आपके अभी सितंबर 25 तक आपकी सेवाएं थी, मतलब 2 साल नौकरी बची थी और आपने अचानक वीआरएस ले लिया, तो क्या ये माना जाए कि भिंड से आप राजनीति मैदान में कूद रहे हैं? असल में 35 साल तक मैंने मध्य प्रदेश के 20 से ज़्यादा ज़िलों में सेवा की है और महाकौशल, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और विंध्य में अभी मैं था। सब जगह मैंने काम किया और पर मैंने पाया कि मेरी जो जन्मभूमि है चंबल, विशेषकर भिंड, ये बुरी तरह से पिछड़ गया है। ट्राइबल एरिया से भी ज़्यादा ख़राब हालत है वहाँ, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने वीआरएस लिया। नहीं, तो अब आपने बोला पिछड़ गया, तो पिछड़े को आगे लाना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सत्ता और पावर में आना पड़ेगा। तो आप खादी पहनने के लिए तैयार, मतलब मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं? मतलब खादी तो मैं पूरे जीवन भर पहनता रहा हूँ। मैं गांधी में मेरा भरोसा है और जब मैं आयुक्त था, मैं वो वाली खादी नहीं, मैं राजनीति की खादी की बात कर रहा हूँ, वो खादी नहीं। देखिए, अपनी जन्मभूमि की बेहतरी के लिए जो भी करना होगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। निश्चित तौर से आपने 2 साल पहले अपने पद से इस्तीफा दिया, वीआरएस लिए, माफ़ कीजिएगा, आईएएस सर्विस में जाने के लिए लाखों लोग लगते हैं और आपने सेवा से पहले ले लिया, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको सिग्नल होगा किसी दल से। तो क्या आप रिवील करेंगे किसी दल से चुनाव लड़ने वाले किसी पार्टी का ऑफर आया आपके पास? मैं पूरा जीवन किसी के सिग्नल से नहीं चला, ना आगे चलने वाला हूँ। नहीं, तो अभी किसी राजनीतिक दल से जुड़ रहे हैं आप, किसी राजनीतिक दल से जाने वाले हैं? क्या विचार, क्या बना है, मतलब रिवील करेंगे या थोड़ा? अभी वार्ता चल रही है और अगले 3 दिन बाद शायद मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचूं और आपको बता सकूं। जो हमारे सोर्सेस हैं वो बताते हैं। इसके पहले आपके पहले पवन जैन साहब से हमने खास मुलाकात में इंटरव्यू लिया। पवन जैन साहब स्पेशल डीजी थे और होमगार्ड में डीजी रहे, आपके मित्र भी रहे होंगे, और वो भाजपा से अभी राजस्थान में अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, धौलपुर से एरिया ज़िले से। और उस समय भी हमने कहा था कि आप जा रहे हैं, उन्होंने पार्टी रिवील की, हमने कहा था आप भाजपा टिकट देने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं बताऊंगा। तो ऐसे हम रिवील दर्शकों बता दें कि कांग्रेस से राजीव शर्मा जी जा सकते हैं। अब ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे अलग बात है, चूँकि अब इनकी अपनी मर्यादा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नो कमेंट। नो कमेंट, मतलब अभी मतलब गोपनीय रखना चाहते हैं, जब खुलासा होगा। राजीव जी, आप सेवा में रहते हुए आपने किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी और आप लेखक भी रहे। शुरुआत में आपने कविताएं लिखी, बाद में आप कहानी पे आए, तो एकदम सेवा में रहते हुए इतना समय मिल गया कविताएं लिखने का और किताब रखने का? ऐसा है कि व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसके लिए समय निकाल लेता है और जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए समय की हमेशा कमी होती है। नहीं, आपने पहले 2 पुस्तकें कविताएं लिखी जो हमारी जानकारी में, 3 कविता लिखी लगे, और फिर आप विद्रोही संन्यास उपन्यास पे आ गए। तो कविता से उपन्यास की तरफ जाना, दोनों मार्ग अलग अलग होते हैं। वो कविता से उपन्यास की तरफ में इसलिए गया कि मुझे लगा कि आज के युवा को पता ही नहीं है कि भारत के इस समाज और इस संस्कृति को किसने गढ़ा। प्रचार इस तरह का है कि जैसे सब कुछ आज के महापुरुषों ने ही किया हो, इनके पहले संसार में कुछ नहीं था, इस तरह का एक माहौल बनाया गया है। तो मुझे लगा कि मेरा एक लेखक के तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं युवा पीढ़ी को बताऊं कि ये भारत हजारों साल पुराना देश है और ऋषियों, मुनियों और महान योद्धाओं, महान शिल्पियों, महान व्यवसायियों का देश है ये सदियों से। आपने आदि शंकराचार्य पे लिखा विद्रोही सन्यासी, और क्या एकदम कहाँ से प्रेरणा मिल गई आपको उसमें? आपने आदि शंकर बचपन से मुझे प्रेरित करते रहे हैं। मेरे पिताजी ने, जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में था, तो उन पर एक किताब लाकर मुझे दी थी, तो तभी से वो मेरे हीरो हैं। और जब मुझे लगा कि समाज में आजकल के जो बाबा लोग हैं, जो 6 महीने तो लगता है कि यही संसार चला रहे हैं, पूरी सत्ता और समाज उनके चरणों में लौट रहा है, और साल 2 साल बाद पता चलता है कि बाबा जी जेल में हैं। तो मुझे लगा कि आज का युवा भ्रमित ना हो कि हमारे बाबा लोग क्या इस तरह के लोग थे जिन्होंने इस समाज को गढ़ा। तो मुझे लगा कि मैं जो
तपस्वी लोग थे हमारे आध्यात्मिक लोग, उनके बारे में बताऊं। आप प्रशासनिक सेवा में मतलब 35 साल तक की सेवा की, आप एक लेखक के रूप में आपने पहचान बनाई, आप एकदम राजनीति में कूदने का कहाँ से एकदम आपके विचार आ गए? देखिए, मैं राजनीति में नहीं कूद रहा हूँ, मैं अपने जन्मभूमि का ऋण चुकाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में काम करने आया हूँ। राजनीति उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। भिंड जिला जो है एक तरह से कहा जाए कि वीरों की भूमि मानी जाती है, और अधिकतम सेना में देखा जाए तो भिंड के लोग जाते हैं। अब भिंड जिले में आप जहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, भिंड विधानसभा से, या जो बात चर्चा चल रही है, तो क्या आपने अभी तक सक्रिय नहीं, अचानक जाके लग रहा है आपको चुनाव जीत पाएंगे किसी भी दल से? देखिए, मैं हमेशा पूरे 35 साल से मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। भिंड ने मेरा बचपन देखा है, जब स्काउट के रूप में मैंने भिंड की गलियां साफ़ की। फिर भिंड ने मेरी जवानी देखी है कि जब मैंने एनएसएस के एक कैडेट के तौर पर और दबोहा गांव में 10 दिन बिताए, पेड़ोरा में 10 दिन बिताए, कुमरहुआ में 10 दिन बिताए, और हम लोग गांव में रह के गाँव में हमने सड़कें बनाई। और आपको ताज्जुब होगा, आपके दर्शकों को, 10 सूत्र के दर्शकों को मज़ा आएगा ये जानकर कि अभी जब मैं भिंड गया वीआरएस लेने के बाद, तो इन गाँव के लोग मेरा स्वागत करने में सबसे आगे थे। और मुझे ताज्जुब है, उन्हें आज भी याद था कि इस लड़के ने हमारी नालियाँ साफ़ की थी, इस लड़के ने कुदाल उठाकर, फावड़ा उठाकर हमारी सड़क बनाई थी गाँव में। और लोगों ने मुझे दिखाई कि ये सड़क जो अब डामर की हो गई है, ये सड़क आप लोगों ने बनाई थी। तो भिंड में मैं विद्यार्थी जीवन से सक्रिय हूँ, और पिछले 35 साल में जिस भी विभाग में रहा, वहाँ से मैंने भिंड के लिए बहुत कुछ किया है, और भिंड वाले जानते हैं इस बात को। अच्छा, वो एक मंत्र बताइए जिस मंत्र से आपने वीआरएस मंजूर करा लिया, क्योंकि अभी आपके चूँकि आप प्रमोट किया थे, पहले आप इसमें मध्य प्रदेश राज्य सेवा के अधिकारी थे। एक मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, महिला अधिकारी निशा मांगरे को वीआरएस के लिए जेल तक जाना पड़ा। तो ऐसा क्या मंत्र फूका आपने सरकार में? सरकार को पता था आप चुनाव लड़ने वाले हैं, उसके बावजूद आपका इस्तीफा वीआरएस मंजूर हो गया। और निशा मांगरे दूसरी महिला है, उसका वीआरएस मंजूर है, उसको अपने न्याय यात्रा निकालना पड़ी, उनको जेल तक की यात्रा करना पड़ी, विधानसभा में पद यात्रा कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा है वो आगे। तो ऐसा क्या मंत्र? वो निशा मांगरे को भी हम बता दें, अगर वो देखें तो समझ लें कि वो किस तरह से। असल में निशा मांगरे अगर समय रहते पूछ लेती, मार्गदर्शन ले लेती, तो मैं उसको भी वो मंत्र बता देता। प्रशासन में मंत्र होता है वरिष्ठों का सम्मान का, तथ्य और तर्क का, और सहनशीलता और धैर्य का, और मर्यादा का। प्रशासनिक अधिकारी को ये गुण धारण करने पड़ते हैं, तभी वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है। निशा के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन अगर उसने हमारे जैसे वरिष्ठ लोगों से अगर थोड़ा मार्गदर्शन ले लिया होता, तो मुझे लगता है शायद वो इस संघर्ष से बच सकती थी। निशा मांगरे का उदाहरण आया और वो अभी संघर्ष कर रहे हैं, आपको मिल गया, आपने अपने अनुभव का लाभ ले लिया। एक सवाल और उठता है जो कि कई अक्सर दर्शकों के मन में उठता है, हमारे मन में उठता है, कि क्या वजह है कि प्रशासनिक अधिकारियों का मोह जो है वो राजनीतिक दलों की तरफ है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब क्या सत्ता में आप रहे हो, आपने पावर, माफ़ कीजिएगा, सरकार में रहे हो, आपने राजनेताओं को करीब से देखा है, तो क्या वो ज़्यादा रोचक, मतलब आपको लुभाता है, खादी ज़्यादा लुभाती है? चाहे अभी पवन जैन का उदाहरण हो, निशा मांगरे अभी हैं ही, इसके पहले और भी वरद मूर्ति मिश्रा, उन्होंने भी छोड़ के अपनी राजनीतिक दल बना लिया। तो क्या राजनीतिक दल ज़्यादा लुभाते हैं, क्या वजह है उसकी? देखिए, एक बात है, आपने जिन महानुभावों का नाम लिया, उन्होंने किस वजह से लिया ये तो वो लोग जाने, ठीक है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को ये तो आप मानेंगे कि वो अपनी कक्षा के अच्छे विद्यार्थी होते हैं, वो थोड़े से कुशाग्र होते हैं, ये तो आपके दर्शक भी शायद मानेंगे, थोड़े अनुशासित भी होते हैं, ये भी आप लोग मानेंगे। तो यानी समाज का क्रीमी लेयर तो है ही जो प्रशासनिक अधिकारी बनता है, क्रीमी लेयर का एक हिस्सा कम से कम। क्या राजनीति में क्रीमी लेयर को नहीं जाना चाहिए? क्या आप ये कह रहे हैं? आपके तर्क से तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आईसीएस नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या उनको क्या चीज़ लुभा रही थी? उनको कौन से आकर्षण था कि जिस वजह से वो आईसीएस छोड़कर और राजनीति में गए? हम प्रशासनिक अधिकारी अपने देश के बारे में और समाज के बारे में बहुत गंभीरता से सोचते हैं, और हम लोग एक सपना देखते हैं, भारत के आम नागरिक की तरह हमें भी हक है ये सपना देखने का कि हमारा देश अच्छा हो, हमारा गांव अच्छा हो, हमारा ज़िला अच्छा हो। अगर आप
अपने समाज और अपने इलाके की बेहतरी का सपना देखने का अधिकार भी हमसे छीनना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, आपका हुक्म सिर माथे। नहीं, संविधान में 4 पिलर होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और चौथा पिलर हमने अपने आप मान लिया मीडिया वाला। तो कार्यपालिका में बैठ के भी आप अपना वो सारा जो भलाई वाला काम है वो कर सकते हैं, क्षेत्र वाला, प्रदेश के लिए। अब तो वो भी एक आपको अवसर मिला, 35 साल आपने तो हमने किया ना 35 साल। कोई कह सकता है कि राजीव शर्मा कहीं एसडीएम थे और ठीक से काम नहीं किया, या सीओ जिला पंचायत थे, ठीक से काम नहीं किया? 20 जिलों में मैंने काम किया, 4 जिलों में सीओ जिला पंचायत के तौर पर और 3 जिलों में कलेक्टर के तौर पर भी, और कमिश्नर के तौर पर शहडोल संभाग में। इसके पहले कमिश्नर हथकरघा के तौर पर मैंने काम किया, तो वहाँ भी पूरा प्रदेश जानता है कि मैंने क्या किया। मैंने शोरूम की संख्या 1.5 साल में बढ़ाकर दुगनी कर दी थी और लागत घटा दी थी। कोरोना में जब लाखों लोगों को नौकरियां जा रही थी, आपके प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को सड़क पर फेंका जा रहा था, तब हमारा कॉरपोरेशन अकेला ऐसा था कि हमने एक भी व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाला। तो पूरे 35 साल तक हमने घूम घूम कर पूरे प्रदेश की सेवा की। तो क्या अब आप हमें ये हक नहीं देना चाहते कि हम अपने घर को भी अच्छा कर सकें? नहीं, पूरा हक है, और बिल्कुल करना चाहिए, और अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए। ये हम भी बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो देश का, प्रदेश का और आपके विधानसभा और आपके क्षेत्र का विकास होगा निश्चित तौर से। पर ये जो आप बात कर रहे हैं, ये हर आदमी जब चुनाव मैदान में उतरता है वो कहता है मैं क्षेत्र का विकास करूँगा, मैं नया विजन लेके आऊँगा। एक रटा रटाया एक कोर्स वाला डायलॉग रहता है, वो सभी लोग बोलते थे। आपका क्या भिंड को लेकर स्पेशल विजन क्या है? मेरा भिंड को लेकर ये विज़न है कि देखिए, अभी दिल्ली में बैठकर जो एक टेलर देश भर के कपड़े सिल देता है, और वो मॉडल उतना सफल नहीं हो सकता जितना सफल मैदान में लोगों के बीच में बैठकर की हुई आयोजना हो सकती है। मैं एक सपना लेकर जा रहा हूं कि भिंड का ही नहीं, पूरे चंबल इलाके का एक विकास का ऐसा सर्वांगीण मॉडल मैं डेवलप करूंगा, और मेरे पास उसका अनुभव है। मैंने योजनाएं बनाई हैं, उनको क्रियान्वित किया है और लोगों की तरक्की की है, होते हुए देखी भी है। तो चंबल का मेरा जो विकास का मॉडल है वो दिल्ली या यूएनओ में बैठकर नहीं बना है। वो मॉडल मेरे 35 साल के व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित मॉडल है। लेकिन एक सवाल फंसता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में कई बार ऐसा आयोजन हुए, कलेक्टर कमिश्नर के, आप भी इसमें शामिल हुए, उन्होंने आइडियाज़ मांगे कि प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट के लिए बेहतर क्या आइडिया। क्या आपने उस समय इस तरह के आइडियाज़ दिए थे? देखिए, मैंने जो पहली वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने एक आइडिया दिया था कि अगर हम आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं तो हमें महुए की शराब बनानी चाहिए, और महुए की शराब बनाना हमारा हर आदिवासी जानता है। तो बजाय उनको सताने के, उनके इस स्किल को प्रमोट करना चाहिए। तो जितनी भी जो मंथन कॉन्फ्रेंस हुई वो सब उपयोगी थी। उसमें हम लोगों ने ढेर सारे सुझाव दिए, लेकिन सुझाव को परिणति में पहुंचने में कई वर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति लगती है। तो बहुत सारे सुझाव मंथन के लागू हुए, बहुत सारे सुझाव अभी प्रक्रिया में हैं। देखिए, चंबल विकास की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर भी चंबल विकास की बात करते हैं, चंबल एक्सप्रेसवे की सीएम भी बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बात करते हैं। तो सभी नेता चंबल विकास पे आते हैं। हम भी, हमारी शुभकामनाएं, दासूत्री शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप चुनावी मैदान में उतरें और किसी बड़े दल से उतरें और विजय श्री प्राप्त करें और अपनी इच्छाओं को या आपकी जो विज़न है उसको लागू करें। और इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे और जल्द मिलेंगे नए खास किसी मेहमान के साथ जो आपको बता पाएंगे वो क्या करने वाले थे। नमस्कार।